वेलकम बैक समाचार संध्या। इससे पहले अभी तक आपने एनएच झारखंड यानी न्यूज हेडलाइंस झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें। तो चलिए जानते हैं आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य की गरीब और निराश्रित महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मैया सम्मान योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। इस योजना की छठी और सातवीं किस्त की राशि, जो प्रत्येक 2,500 रुपये है, जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस प्रकार कुल 5,000 रुपये की धनराशि एक साथ प्रदान की जाएगी। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की गरीब, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। अब तक इस योजना के तहत 5 किस्तों का वितरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। हालांकि छठी और सातवीं किस्त की राशि में देरी हुई है। इस देरी का मुख्य कारण लाभार्थियों के आवेदनों का पुनः सत्यापन है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिले, इसलिए अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया की जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छठी और सातवीं किस्त की राशि एक साथ लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। किस्त जारी होने की संभावित तिथि विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मार्च 2025 में छठी और सातवीं किस्त की राशि एक साथ जारी की जाएगी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में कुल 5,000 रुपये, प्रत्येक किस्त 2,500 रुपये जमा किए जाएंगे। सरकार ने आदेश दिया है कि योजना के तहत पंजीकृत लगभग 57 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि हस्तांतरित की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। मैया सम्मान योजना के लिए आवेदिका झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। मैया सम्मान योजना आवेदिका की आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका का सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड लिंक हो और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय हो। डीबीटी सक्रिय न होने की स्थिति में किस्त की राशि प्राप्त नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं होना चाहिए और परिवार के पास 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर को छोड़कर, नहीं होना चाहिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी सहगांडेय विधायक कल्पना सोरेन का आज जन्मदिन है। कल्पना सोरेन आज यानी 3 मार्च 2025 को 40 साल की हो गईं। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के बाद विधायक कल्पना सोरेन का जन्मदिन मनाया गया। सीएम पति हेमंत सोरेन और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कल्पना सोरेन ने केक काटा। कल्पना ने अपने हाथों से हेमंत सोरेन को केक खिलाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने हाथों से कल्पना को केक खिलाया। राजधानी रांची में अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आज यानी सोमवार को आरटीई पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि आरटीआई के तहत 4 मार्च से 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस दौरान पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकेगा। 10 अप्रैल को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और 15 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी की जाएगी। रांची जिला में आरटीआई के तहत नामांकन के लिए 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है। मान्यता रद्द करने की होगी अनुशंसा। रांची जिला में आरटीई के तहत नामांकन के लिए नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बोर्ड से अनुशंसा की जाएगी। सुने क्या बोले डीसी मंजूनाथ भजंत्री। नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिले के वेबसाइट www.rteranchi.in पर ऑनलाइन पूरी की जाएगी।
संबंधित माता पिता अभिभावकों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन उपरांत संबंधित वेबसाइट पर पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है। फॉर्म भरने के क्रम में माता पिता अभिभावक वेबसाइट पर अंकित विद्यालयों की सूची में से अपने आवास के आसपास निर्धारित दूरी में अवस्थित 3 विद्यालयों का नाम अंकित कर सकेंगे। ऑनलाइन रैंडमाइज करने के क्रम में फॉर्म में अंकित किसी भी एक विद्यालय में चयन हो सकता है अथवा निर्धारित सीट से अधिक संख्या में आवेदन होने पर किसी भी विद्यालय में चयन नहीं भी हो सकता है। फॉर्म भरने के क्रम में जहां से फॉर्म भरा जाएगा उसका ऑनलाइन लोकेशन वेबसाइट पर स्वतः अंकित हो जाएगा। यदि माता पिता अभिभावक प्रज्ञा केंद्र अथवा साइबर कैफे के सहयोग से आवेदन करेंगे तो उन्हें अपने घर का वास्तविक लोकेशन गूगल मैप पर सेलेक्ट करना होगा। संबंधित प्रखंड का गूगल मैप फॉर्म मरने के क्रम में अपने आप खुल जाएगा। सावधानीपूर्वक अपने घर का लोकेशन चिन्हित करने की जवाबदेही माता पिता अभिभावक की होगी। फॉर्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेज एवं बच्चे का फोटोग्राफ वेबसाइट पर अपलोड करना है। जन्म प्रमाण पत्र एवं अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र, सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम हो को भी अपलोड किया जाना है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन जांच संबंधित सक्षम प्राधिकार के द्वारा इसी वेबसाइट पर किया जाएगा। गलत जानकारी अथवा तथ्यों को छुपाना अथवा गलत दस्तावेज अपलोड करने की स्थिति में जांच के क्रम में नामांकन की प्रक्रिया के किसी भी समय आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही माता पिता अभिभावक की होगी। निर्धारित आरक्षित सीट से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित गेबा साइट के माध्यम से रैंडमाइज करते हुए लॉटरी के माध्यम से अंतिम चयन पूर्ण किया जाएगा, जो सभी को मान्य होगा। अंतिम रूप से वयनित सूची विद्यालय संबंधित वेबसाइट पर विद्यालय के लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसे विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामांकन उपरांत ऑनलाइन अद्यतन किया जाएगा। अतिक्रमणवाद संख्या 1 2063-2024 के दाखिल जवाब में रमकंडा निवासी सत्यनारायण मिस्त्री पिता एसवा संडे जगधारी मिस्त्री की शिकायत पर अंचल अधिकारी अनिल रविदास ने 31 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इन्हें सरकारी रास्ते की भूमि पर से 20 मार्च तक अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। क्या है मामला? जानकारी के अनुसार सत्यनारायण मिस्त्री ने सरकारी रास्ते की भूमि प्लॉट 2203 पर अतिक्रमण किया है, जिस पर अतिक्रमणवाद संख्या 0-1.324 चल रहा है। इसी वाद के दाखिल जवाब में सत्यनारायण मिस्त्री की ओर से शिकायत किया गया है कि रमकंडा मौजा के खाता संख्या 766 प्लॉट 2353 भी सरकारी रास्ते की भूमि है, जिस पर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। शिकायत में अंचल अधिकारी की ओर से 2353 प्लॉट पर अतिक्रमित इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। शिकायत के माध्यम से सीओ पर आरोप लगाया है कि सीओ पक्षपातपूर्ण व्यक्तिगत रूप से सरकारी रास्ते की भूमि 2203 प्लॉट पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं 2353 पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में इन आरोपों को खारिज करते हुए सत्यनारायण मिस्त्री की शिकायत पर सीओ की ओर से 2353 प्लॉट की भी जांच कराई गई। वहीं अतिक्रमणवाद की कार्रवाई शुरू करते हुए चिन्हित किए गए 31 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया। दरअसल पिछले 30 जनवरी को अतिक्रमणवाद संख्या 1/23/24 के मामलों पर प्रतिनियुक्त किए गए दंडाधिकारी रमकंडा बीडीओ संजय कोंगदी पुलिस बल के साथ सत्यनारायण मिस्त्री की ओर से अतिक्रमित 2203 प्लॉट की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने गए थे। इस दौरान ग्रामीणों सहित 2353 के कुछ अतिक्रमणकर्ताओं ने सत्यनारायण मिस्त्री पर हो रही अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया था। वहीं इसे गलत बताते हुए पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया था। लेकिन अब सत्यनारायण मिस्त्री की शिकायत पर ही 2353 प्लॉट पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो गई। वहीं सीओ ने नोटिस जारी कर दिया। झारखंड सरकार ने साहिबगंज को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। सोमवार को बजट सत्र के दौरान साहिबगंज सहित 3 जिलों में राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है।
इसकी जानकारी मिलते ही जिले के छात्रों और शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले में 1 दशक से ऊपर से विश्वविद्यालय खोलने की मांग उठ रही थी। वहीं इस निर्णय पर साहिबगंज कॉलेज के प्राचार्य SRI रिजवी, प्रो, अनूप कुमार साह, प्रोफेसर सिदाम सिंह मुंडा, डॉक्टर, अनिल कुमार, डॉक्टर, राजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर मनोज गुप्ता, प्रो, संजीव कुमार सिंह व विद्यार्थियों में पुष्पा भारती, अखिलेश, स्वीटी, नेहा, मुनमुन कुमारी, प्रीति यादव, तमन्ना प्रवीण, दीप्ति यादव ने झारखंड सरकार का आभार प्रकट किया है। छात्रों ने सरकार का जताया आभार। विद्यार्थियों ने कहा कि छात्र हित में सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। आर्थिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़े साहिबगंज जिले के युवाओं को राजकीय विश्वविद्यालय बनने से काफी लाभ मिलेगा। गरीब छात्र भी अपने शहर में रहकर मनपसंद की विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब PG के बाद PhD के लिए दुमका, भागलपुर और कटिहार जाना नहीं पड़ेगा। BCA के छात्र चैतन्य कुमार ठाकुर ने कहा कि साहिबगंज जिला में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार का यह कदम हम छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। आने वाले समय में विश्वविद्यालय खुलता है तो साहिबगंज के छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। साहिबगंज कॉलेज के प्राचार्य SRI रिजवी ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बजट सत्र में राजकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यह खुशी की बात है। राजकीय विश्वविद्यालय खुलने से यहां के गरीब बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। यहां सभी विषयों से PhD तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैन पावर के साथ साथ संसाधन में बढ़ोतरी होगी। एक बार फिर से साहिबगंज कॉलेज का गौरव वापस लौटेगा। डिपार्टमेंट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि साहिबगंज कॉलेज में फिलहाल 14 विषयों की पढ़ाई होती है, जिसमें PG तक छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। आगे पढ़ने के लिए फिलहाल साहिबगंज के छात्रों को दुमका या दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन जिला में प्रस्तावित राजकीय विश्वविद्यालय खुलता है तो छात्र यहां से PhD भी कर सकेंगे। जिला में काठीकुंड थाना क्षेत्र के सुनसान इलाके से एक 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। महिला रविवार दोपहर स्नान करने नदी गई थी और वापस घर नहीं लौटी। सोमवार को उसका शव बरामद किया गया। शव को देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला दुमका जिला के काठीकुंड थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का है। 32 वर्षीय महिला जो 4 बच्चे, 3 बेटी और 1 बेटा की मां भी है, वह मजदूरी का भी काम करती थी। हर रोज की काम कर घर लौटने पर दोपहर बाद वह नहाने के लिए नदी गई थी। रविवार देर शाम होने के बाद भी मां के घर नहीं लौटने पर एक बेटी ने नदी जाकर अपनी मां की खोजबीन की। उसकी मां का कोई पता नहीं चला, लेकिन वहां उसके द्वारा धोए गए कपड़े पड़े थे, जिन्हें लेकर वह घर चली गई। जब पिता देर शाम घर लौटे तो बच्चों ने सारी बात बताई। महिला के पति फौरन गांव वालों को सारी बात बताई। ग्रामीणों द्वारा रात के 12 बजे तक नदी के आसपास और बगल के कुछ गांव तक उसकी खोजबीन की, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चला। सोमवार को फिर परिजन और ग्रामीण दोबारा खोजबीन में जुट गए। इसी क्रम में काठीकुंड थाना क्षेत्र की नदी किनारे झाड़ियों के बीच अर्धनग्नावस्था में महिला के शव को ग्रामीणों ने देखा तो वे शोर मचाने लगे। घटनास्थल गांव से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। इधर शव मिलने की खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। कई गांव के ग्रामीण नदी किनारे जमा हो गए। महिला के शव की बरामदगी की सूचना पुलिस को दी गई। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, प्रभारी थाना प्रभारी विवेक विल्सन पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने परिजनों से पूरी जानकारी ली। इधर काठीकुंड पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम को बुलाते हुए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। ग्रामीण दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही शव उठाने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए जल्द कांड का उद्भेदन करने का भरोसा दिलाया। क्या कहते हैं एसपी इस पूरे मामले पर? दुमका एसपी पीतांबर सिंह खैरवार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगता है। हत्या से पूर्व महिला के साथ गलत हरकत किए जाने का भी अंदेशा है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आने के बाद ही की जा सकती है।
फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईचागढ़ विधायक सबिता महतो की बेटी स्नेहा महतो की शादी में शामिल होने के लिए कदमा उलियान पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर वधू को आशीर्वाद दिया, साथ ही बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की बेटी स्नेहा महतो को आशीर्वाद देने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। आपको बता दें कि स्नेहा महतो की मां सबिता महतो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं। विधायक की बेटी स्नेहा महतो की शादी हो रही है। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक सबिता महतो के कदमा उलियान स्थित आवास पहुंचे और दुल्हन स्नेहा महतो को आशीर्वाद दिया। इस दौरान झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम बजट में करीब 62,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। बिना किसी बोझ वाला यह बजट सबसे अच्छा बजट है। हम मैया सम्मान योजना चला रहे हैं। यह बजट लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। उन्होंने कहा कि हम विधायक सविता महतो और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की बेटी की शादी में शामिल होने आए हैं। हमने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि वर वधू दोनों का जीवन सुखमय हो। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। ट्रेनों में करोड़ों की संख्या में लोगों ने सफर किया है। यात्रियों की इस भीड़ के कारण रेलवे ने भी काफी मुनाफा कमाया है। अगर धनबाद रेल मंडल की बात करें तो महाकुंभ के दौरान भीड़ को देखते हुए काफी तादाद में इस रेल मंडल से स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। इस दौरान कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाकर करीब 3 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई धनबाद रेल मंडल ने की है। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 76 कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। इनमें से 28 ट्रेन धनबाद स्टेशन से, डाल्टनगंज से 8 ट्रेन, चौपन से 4 ट्रेन, गोमो पारसनाथ बरकाकाना से 3 ट्रेन, बरवाडीह से 2 ट्रेन और गढ़वा कोडरमा से 1 कुंभ स्पेशल ट्रेनों को चलाया गया। इसके साथ ही धनबाद डिवीजन होकर 23 कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। डीआरएम ने बताया कि कुंभ को लेकर यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर ज्यादा फोकस रहा है। यही वजह है कि धनबाद डिवीजन का लोडिंग में परफॉर्मेंस कम रहा और फरवरी माह में धनबाद डिवीजन दूसरे स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर डिवीजन का लोडिंग 15.67 मीट्रिक टन रहा। वहीं धनबाद डिवीजन का लोडिंग परफॉर्मेंस 15.23 मीट्रिक टन रहा। इस तरह से धनबाद डिवीजन 0.4 एमटी पीछे है। डीआरएम ने कहा कि धनबाद डिवीजन यह विश्वास दिलाता है कि मार्च महीने में लोडिंग में फिर से पहले स्थान को बरकरार रखेगा। झारखंड की धरती पर जब किसान का हल चला तो नक्सलियों की बंदूकों की आवाजें फीकी पड़ गईं। एक ऐसा गांव जो कभी लाल आतंक के साए में जीता था, आज खेती किसानी के दम पर अपनी नई पहचान बना चुका है। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड का नवादा गांव, जो कभी हार्डकोर नक्सलियों के लिए सेफ जोन हुआ करता था, आज किसानों की मेहनत के दम पर खेती का सेंटर बन गया है। झारखंड का हजारीबाग एक ऐसा जिला जो कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। यहां सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई। सरकारी योजना के धरातल पर आने के कारण नक्सली क्षेत्र से दूर होते चले गए। अब इस जिले ने नक्सल से मुक्त क्षेत्र के रूप में पहचान बनाई है। क्षेत्र में किसान का हल कुछ इस कदर चला कि धरती सोना उगलने लगी। किसान अपनी कड़ी मेहनत से कटकमसांडी क्षेत्र में रोजगार सृजन करने वाले बन गए। कटकमसांडी का नवादा गांव, जहां नक्सलियों की हुकूमत चला करती थी, नक्सली जन अदालत लगाते थे। घनघोर जंगल होने के कारण यह उनका आश्रय स्थल बन गया था। यही कारण था कि दिन में भी आम जनता इस गांव नहीं जाती थी। जब यहां किसान का हल चला तो क्षेत्र में ऐसी रौनक लौटी कि शहर और महानगर से व्यापारी भी गांव पहुंचने लगे। गांव सब्जी उत्पादन के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाने लगा। अब कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और अन्य फसलें यहां बहुतायत में उगाई जाती हैं। पहले भी यहां खेती होती थी, लेकिन अब खेती का स्वरूप बदल गया है और व्यावसायिक खेती ने जगह बना लिया है।
गांव के ही युवा किसान चंदन कुमार मेहता बताते हैं कि लगभग 2 दशक पहले तक नवादा गांव नक्सली गतिविधियों के लिए चर्चित था। जैसे ही सरकार ने नक्सलियों पर शिकंजा कसा, किसानों ने भी खेती को अपना हथियार बना लिया। खेती का यह हथियार इतना मजबूत साबित हुआ कि उसने बंदूकों के खौफ को पूरी तरह मिटा दिया। आज गांव के किसान परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। यहां पर 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर फसलें लहलहाती हैं। कई दूसरे गांवों के किसान भी नवादा आकर लीज पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं। नवादा गांव में खेती से जुड़े 15 से अधिक बड़े प्लांट स्थापित हैं, जहां रोजाना 30 से 40 लोगों को रोजगार मिल रहा है। किसान यहां पर सब्जियों के साथ साथ हाइब्रिड खेती भी कर रहे हैं। दूर दूर के व्यापारी यहां आकर फसलों की अच्छी कीमत देकर खरीदारी करते हैं। शिक्षा के प्रसार ने गांव के विकास की रफ्तार को और भी तेज किया है। जैसे जैसे नक्सली गतिविधियां कम हुईं, गांव के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती चली गई। बेहतर शिक्षा के कारण युवा गलत रास्तों पर नहीं भटके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए खेती में जुट गए। इस बदलाव से गांव में आर्थिक खुशहाली आई और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा।